लेंगे, परंतु मेरा विषय है लोक अस्मिता और रेणु। क्योंकि रेणु लोक कवि, जहां नागार्जुन जन कवि थे, तो रेणु लोक कवि, मिट्टी के कवि और गांव के रेसे में बसे हुए कवि थे। जब साहित्य का आकाश संगमरमरी हो रहा, ऐसे में फणीश्वर नाथ रेणु मिट्टी की सोंधी महक और ग्राम्य जीवन की छटा लेकर अपनी रचनाओं के सहारे साहित्य की दुनिया में अवतरित हुए। उनकी रचनाओं में जो ये लोक अस्मिता है, वो कई आयामों में ढलती है। कहीं लोक जीवन का सौंदभापन, तो कहीं सामाजिक विषमता को धार देती हुई यह आंदोलन की हद तक मुखर हो उठती है। यह मुखरता एक पक्षीय नहीं है, वरन जन की आवाज सामाजिक न्याय के रूप में रचनाओं में ढलती है। यही लोक धर्मिता, आंचलिकता उन्हें आंचलिक कथाकार के जनक के रूप में स्थापित करती है। ये लोक धर्मिता और आंचलिकता ही उन्हें आंचलिक कथाकार के जनक के रूप में स्थापित करता है। उनकी साहित्य में हम देखते हैं कि केवल आंचलिकता का अंचल नहीं है, बल्कि मानवीयता और हृदय के भाव भूमि की तलाश से जो प्रखर हो उठा है एक जनवादी चेतना बन, लोक आस्था, लोक अस्मिता की पुकार बनकर। मारे गए गुलफाम इस कहानी को जब फिल्मों में ढाला जाता है तीसरी कसम के रूप में, मारे गए गुलफाम तीसरी कसम के रूप में एक फिल्म के रूप में ढलती है, तो वहां मारे गए गुलफाम जब तीसरी कसम के रूप में ढलती है, तो वहां भी हम देखते हैं कि संवेदना की भावभूमि से लेकर सशक्तता की भावभूमि इस तीसरी कसम की कथानक बनी। और वहां आप देखेंगे कि राज कपूर जो हीरामन के कैरेक्टर के रूप में है, हीरामन चरित्र के रूप में है, जब वहां वो एक कहते हैं इस तो ये जो लोक राग है वहां अक्षुण्ण रहता है। हालांकि तकनीक भी इस लोक राग को, इस लोक तत्व को खत्म नहीं कर पाती है। तो ये है रेणु, जहां फिल्में बनती है, परंतु वो लोक राग, वो लोक तत्व कुछ इस तरह से उनमें समाहित है कि तकनीक भी उस चीज का क्षय नहीं कर पाता है, तक वहां वो अक्षुण्ण बना रहता है। जबकि अक्सर हम देखते क्या है, कोई सीरियल बने किसी उपन्यास पर या फिल्में बने, तो वो अपने टीआरपी के लिए काफी कुछ तोड़ मरोड़ देते हैं। उनका जो लोक तत्व होता है, जो संवेदना होती है, वो कहीं ना कहीं दब सा जाता है। परंतु जब हम ये मारे गए गुलफाम अर्थात तीसरी कसम को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहां लोक तत्व अक्षुण्ण बना हुआ है। तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु की विशेषता, जिस विशेषता को कोई धूमिल नहीं कर पाया, तकनीक भी नहीं और न आधुनिकता का संगमरमरी आकाश इस को धूमिल कर पाता है। मैला आंचल जिस उपन्यास की लोक अस्मिता और लोक तत्व, समस्या और समाधान ने रेणु को आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में ला करके, फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में ला के खड़ा किया था। यहाँ हम ये देखते हैं कि नायक और नायिका यहाँ नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण अंचल आधार बनता है। एक संपूर्ण अंचल यहाँ नायक और नायिका के रूप में ढलते हैं, विवेचित और विश्लेषित होते चलते हैं मैला अंचल में। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि वर्ग विशेष से लेकर अक्सर नायक नायिका या अंचल वहां एक वर्ग को रूपायित किया जाता, परंतु यहाँ वर्ग विशेष से लेकर के सामान्य जन की भाव, विचार, आरोह अवरोह, कुंठा, त्रासदी परत दर परत खुलता चलता है। कहीं कुछ भी छुपा नहीं रहता है, बड़े ही शालीन तरीके से यह परत दर परत खुलता चलता है। पूर्णिया का मेरीगंज गांव, इस कथानक की जो भाव भूमि है, कर्म भूमि है, पूर्णिया का मेरीगंज गांव आजादी के बाद के विकास के
खोखले नारों, गांव की भीरू बेबस जनता और की रोटी, अंधविश्वास और राजनीति, इन सब के बीच राजनीति किस तरह इन सब का राजनीतिकरण करती है, हमारी बेबसी का, हमारे अंधविश्वास का, हमारी आस्थाओं का किस तरह से राजनीतिकरण होता है। और चरमराती सामंतवादी व्यवस्था, ये छल छद्म को, ये जो सामंतवादी व्यवस्था है जो अब चरमरा रही है, उसकी भी छल छद्म को लोक रंजकता और लोक तत्व का पुट देते हुए चित्रित करना फणीश्वरनाथ रेणु जैसे साहित्यकार ही कर सकते हैं। यहाँ न केवल मेरीगंज गांव बल्कि संपूर्ण भारत का गांव मेरीगंज के रूप में अपनी सबलता, दुर्बलता और सबसे बड़ी बात अपनी स्वाभाविकता के साथ चित्रित होता है। केवल सबलता और दुर्बलता ही नहीं, अपनी स्वाभाविकता के साथ यह चित्रित होता है। तो यहाँ रेणु उस पायलट की तरह है जो आसमान में केवल शहर की या केवल गांव की सैर हमें नहीं कराता है, बल्कि गांव शहर सब उनके साहित्यिक आसमां में समाये हुए, रेणु की साहित्यिक आसमां में गांव शहर सब समाये हुए हैं। जहां वर्ग विभाजन, नौकरशाही, मठों, आश्रमों का पाखंड है, जो आज भी समाज में अपनी जड़ें जमाए बैठा है। इस उपन्यास की एक पंक्ति ही न जाने कितने आंदोलन को जन्म दे सकता है। गांवों का देश भारत को स्वयं के यथार्थ को पहचानने के लिए जब यह कहा जाता है, जब तक गरीबी और जहालत समाप्त नहीं होगा, यह अंचल मैला ही रहेगा, यह अंचल मैला ही रहेगा। इस उपन्यास में न केवल एक अंचल विशेष का भाषाई परिवेश है, बल्कि इसमें लोक अस्मिता का एक संपूर्ण युग बोध है। कोई एक छोटा सा कालखंड यहाँ नहीं है इस उपन्यास में, यहाँ एक लोक अस्मिता का एक संपूर्ण युग बोध है, जिसकी सर्जना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी सर्जना किसी एक कमरे में बैठ करके, किसी एयर कंडीशनर कमरे में बैठ करके कल्पनाशीलता के सहारे नहीं किया जाता है, बल्कि रेसा रेसा उस तंतु में डूब करके किया फणीश्वरनाथ। जहां ग्राम वासनी भारत माता, जहां कौन है तो ग्राम वासनी भारत माता है। अपनी इस लोक रंजकता को खुद लेखक ने स्वीकारा है और उन्होंने कहा है, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। और फिर उन्होंने सच्चे दिल से स्वीकारा है, एक साहित्यकार के रूप में उनकी ईमानदारी देखिए कि उन्होंने स्वीकारा है कि सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, पर मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ये है लोक अस्मिता के वाहक फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु का रचना संसार ग्रामीण अंचलों में रचे बसे जन से संपृक्त है। मैला आंचल की लोक अस्मिता, हम अक्सर ये कहते हैं कि ये केवल अपनी आंचलिकता के कारण, यहाँ तक कि रेणु पर ये आरोप भी लगा था फणीश्वरनाथ रेणु पे कि ये चोरी की गई है। परंतु यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि रेणु का रचना संसार जहाँ एक तरफ अंचलों में बसे जन से संपृक्त है, वही मैला आंचल की लोक अस्मिता केवल आंचलिकता के कारण नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक युग बोध को आंचलिकता के परिवेश में चित्रित करने के कारण, जिसमें उस समय का औपनिवेशिक शासन का यथार्थ चित्रण है। लोक जन की कुंठा और उनकी त्रासदी के साथ
वो त्रासदी क्या है, वो आडंबर क्या है, वो पाखंड क्या है, जब कबीर पंथी डेरे के महंत सेवादास, जो ज्ञानी साधु के रूप में प्रसिद्ध है, महंत सेवादास जो ज्ञानी साधु के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु लक्ष्मी नाम की लड़की को अपनी वासना के वशीभूत होकर दासी बना लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शहरी प्रतिनिधि डॉक्टर प्रशांत जब गांव में आते हैं, आप यहाँ ध्यान दें कि उस समय का युगबोध वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है हमारे समाज में। उस समय का जब डॉक्टर प्रशांत गांव में आते हैं तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्प के साथ गांव में आते हैं, लेकिन उनसे नाम पूछा जाता है। पहले उनसे नाम पूछा जाता है, वो कहते हैं डॉक्टर प्रशांत। नाम पूछने के बाद उनसे उनकी जाति पूछी जाती है, तो वो कहते हैं डॉक्टर। जब जाति पूछी जाती है तो कहते हैं डॉक्टर। तो फिर कहा जाता है कि ठीक है, डॉक्टर जाति है, अच्छा ठीक है, अब तो बता दीजिए आप बंगाली हैं, बिहारी हैं, क्या है? तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरी जाति डॉक्टर है और मैं भारतीय हूं। यहाँ आप एक चीज देखिए कि हम अक्सर क्या सोचते हैं, हम बहुत सारी चीजों के छल छल में, आडंबर में फंसे रह जाते हैं। एक महंत सेवादास जो एक ज्ञानी साधु के रूप में है, लेकिन अपनी वासना के वशीभूत होकर वो लक्ष्य को बनाते हैं। वहीं पे डॉक्टर प्रशांत अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये जो अभिजातता है उसमें चारित्रिक सबलता नहीं होगा या वो किसी संकुचित सीमा में बंधे होंगे, परंतु यहाँ डॉक्टर प्रशांत साबित करते हैं कि उनकी जाति केवल डॉक्टर है। और ना, जब उन्हें कहा जाता है ठीक है जाति आपने कहा बट बिहारी है या बंगाली है, तो कहते हैं नहीं मैं भारतीय हूँ। तो आप यहाँ देखिए दो तरह का वर्ग विशेष, हमारे पूर्वाग्रह, उस दोनों वर्ग के प्रति हमारी पूर्वाग्रह किस तरह से हम खारिज करते हैं बड़े ही सौम्य तरीके से फणीश्वरनाथ रेणु। तो यहाँ समुदाय प्रेम से ऊपर उठकर कर्म को ही जाति मानने का संदेश रेणु जैसे साहित्यकार ही दे सकते हैं। तो सहज सरल भावधारा के रूप में सामान्य जनता के जीवन से संपृक्त होता है, वो है पढ़ती पढ़ी कथा। पढ़ती पढ़ी कथा मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। पढ़ती पढ़ी कथा नाम से ही आप देखिए, पढ़ती पढ़ी कथा आज भी हमारी धरती कहीं ना कहीं बंध्या है। और वो बंध्या आज जब हम अपने समाज संस्कार आचार विचार को खोते जा रहे हैं, तो भले ही सब कुछ इस धरती पर है, परंतु ये धरती आज युगीन संदर्भ में भी बंध्या है। समय भी था, धरती की अपनी दर्द है और उस दर्द को देखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ लोक जीवन और लोक चेतना से संपृक्त उनका उपन्यास हुआ है पढ़ती पढ़ी कथा। व्यथा भरी ये वो कथा है जहां बाज धरती की नदियां थी तो कभी कलकल निनादनी बहती थी, वो आज बह रही है, परंतु एक तंग धारा के रूप में। इस पृथ्वी पर देव और दान दोनों हैं, लेकिन इस पृथ्वी अर्थात इस बंध्या धरती की पीड़ा को कौन सुने, कौन समझे, यह भावबोध रचना में मैं फिर कहूंगी कि फणीश्वरनाथ रेणु जैसे रचनाकार ही कर सकते हैं। पंडुकी के सहारे, इसमें एक चिड़िया है पंडुकी, पंडुकी के सहारे रेणु ने लोक मन के बांझपन को भी दिखाया है। लोक मन का बांझपन, क्या आज भी हम उस बांझपन से नहीं जूझ रहे हैं? आज भी लोक मन से स्नेह, संवेदनाओं की, स्नेह की और परोपकारिता की जो ये उष्मा है वो खत्म हो चुकी है।
आज इसी धरती से को हम परती बनाने पर आज भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का मानस भी आज परती हो चुका है, बंध्या हो चुका है, क्योंकि वहां से स्नेह, संवेदनाएं की, सहजता की, सरलता की जो ऊष्मा है वो ऊष्मा खत्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं भावधारा इस परती परी कथा में उन्होंने कहा है, पंडुकी के सहारे उन्होंने लोक मन के बांझपन को दिखाया, क्योंकि केवल पंडुकी है जो उस बांझ परती के दर्द को समझती है। यहाँ ये एक संकेत के रूप में है। पंडुकी चिड़िया का नाम है। आज भी बिहार में वो पंडुकी चिड़िया आधी रात के बाद और थोड़ी सुबह से पहले आप उसकी करुण पुकार आप सुन सकते हैं। ये अलग है कि आज हम तो हमारे घरों में आंगन भी नहीं है, तो पंडुकी की पुकार सुनने की फुर्सत ही नहीं है। तो यहाँ पंडुकी है जो उस बांझ परती के दर्द को समझती है और करुण स्वर में पुकारती है, कहती है तुर तू तू तू। और यह स्वर लहरी उस परती में, उस बंध्या धरती की परती में गूंजती है, परंतु पंडुकी निराश नहीं होती है, क्योंकि वो आधी रात के बाद इस तरह की आवाज, करुण आवाज पैदा करती है और गाती है, बेटा भेल लो की लेल, बेटी भेल फेंक दे। बेटा भेल लो की लेल, बेटी भेल फेंक दे। मीन्स ये है कि जब बेटा हुआ हमने उसे बड़े प्यार से रखा, बेटी भेल फेंक दे, बेटी जब हुई तो हमने उसे फेंक दिया। क्या ये विडंबना आज भी समाज में नहीं है? बेटा वंस वाइस। इन दो पंक्तियों में युगों से चली आ रही लिंग भेद को भी रेणु ने इस परती परी कथा में लोक भाषा में लोक तत्व के साथ लयबद्ध किया है। वह आज भी मंथन के लायक है। जहां बड़े बड़े विमर्श हो रहे हैं, वहां बस दो पंक्ति में एक लोक तत्व के साथ, लोक गान के साथ जिस तरह से उन्होंने लयबद्ध किया है, वो आज मंथन के लायक है। पंडुकी जो रानी माँ की परिचारिका है, कहती है, आप फिर देखिए परती परी कथा कब की लिखी गई, अभी सिन्हा साहब उसके बारे में बताने जा रहे थे, बताएंगे जब लिखी गए उस समय का संदर्भ। लेकिन आज का भी संदर्भ आप देखिए, बेटे को हम वंश और विरासत के रूप में पालते हैं, पर वही हमें एक परती बना करके, बंधा बना करके चलती है। तो यहाँ पंडुकी कहती है कि मैंने भी बेटी को फेंक दिया, बेटे को कलेजे से लगा लिया, पर बेटे को ऊपर वाले ने, हाँ, त्रासदी ये है कि बच्चा मर जाता है, बेटे को ऊपर वाले ने छीन लिया। सब उसका खेल है। आज खुद कूदती पीसती जिंदगी बसर कर रही हूँ, परंतु यहाँ रानी क्या सोचती कि कोख जली की पीड़ा कौन समझेगा, कोख जली की पीड़ा कौन समझेगा। बांझ धरती तो अपनी ही त्रासदी को ढोने के लिए अभिशप्त है, और वह बांझ धरती उस परी कथा के संदर्भ से होते हुए आज भी अपनी त्रासदी को ढोने के लिए अभिशप्त है। तो लोक तत्व के साथ लोक अस्मिता के बड़े बड़े सवाल, आंदोलन जहां उठते हैं, उस लोक मन आस्था को बिल्कुल स्वाभाविक रूप से फणीश्वरनाथ रेणु ने व्यक्त किया है। इसी परती परी कथा में नर और मादा चिड़िया के बीच बातचीत चलती है। इसमें मिट्टी की लोक गान की एक सहज लय हमें मिलती है। आप देखें, यहाँ नर चिड़िया कहता है, जगी हो कि सो गई हो, जगी हो कि सो गई हो, अलसाई मादा बोझिल स्वरों में कहती है। आह एह एह, मतलब ये चिड़िया की आवाज है, जैसे कि हाँ जगी ही तो हूं। और तब नर कहता है, हाँ
ठीक है, जगे ही रहना। आप यहाँ देखिए, बिल्कुल दो चीज है। यहाँ क्या है, मैं कहना आपको क्या चाहती हूँ, क्या कह रहे हैं कि नर पूछता है कि जगी हो कि सो गई हो। अलसाई हुई मादा कहती है, हाँ जगी ही तो हूं, हाँ जगी ही तो हूं। परंतु यहाँ वो मादा जगे रहने के बावजूद भी क्या जागरण का हक, जागरण की आजादी, वो समर्थता क्या उसे मिल पाती है? आज भी नहीं। आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। तो पढ़ती पढ़ी कथा को भी हमने बस जो एक आयाम के रूप में लिया है, ये एक पक्षी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या कहता है कि ठीक है, जगी ही रहना। फिर वो जवाब देता है, ठीक है जगी ही रहना। ये जागरण हमारे अपने अस्तित्व के प्रति है, हमारी अपनी स्वाभाविकता के प्रति है जागरण। तो ये बिंब विधान लोककंठ के राग को जितने सहज रूप में चित्रित किया गया है, वो सहजता केवल फणीश्वरनाथ रेणु जैसा कथाकार दे सकता है। एक तरह से आंचलिक कथाकार के प्रवर्तक के रूप में ही नहीं, बल्कि धरती के धनी कथाकार। मैं आज आपको एक नाम देना चाहती हूँ कि धरती के धनी कथाकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु कालजयी है। तभी तो कमलेश्वर ने भी, कमलेश्वर जैसा साहित्यकार भी, उन्होंने रेणु के बारे में कहा कि 20वीं सदी का यह संजय रूप, गंध, नाद, आकार और बिंबों के माध्यम से महाभारत की सारी वास्तविकता बयान करता है। एक साहित्यकार जब किसी साहित्यकार को 20वीं सदी का संजय कहता है और कहता है कि रूप, गंध, नाद, आकार और बिंबों के माध्यम से महाभारत की सारी वास्तविकता बयान करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, तो हम आप सोच सकते हैं कि क्या उसके बाद भी कुछ बचता है? अब जब बहुत सारे लोगों ने मैला आंचल को कॉपी करने का आरोप लगाया, बहुत सारी चीजें वहां थी जिसे उन्होंने भी झेला, परंतु बिल्कुल खामोशी से, और उन्होंने साबित किया कि सच में रूप, गंध, नाद, आकार और बिंब, इन सब को लेते हुए महाभारत के उस संजय की तरह है जिसने कहा अपनी पूरी सक्षमता, अपनी पूरी सच्चाई के साथ बयां किया, और जो कालजयी हुए। बस 2 लाइन कह के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। और उनके बारे में किसी ने सच कहा है कि रेणु की लेखनी में प्रेमचंद की रचनाओं में व्यक्त मोह भंग था। रेणु की लेखनी में प्रेमचंद की रचनाओं में व्यक्त मोह भंग था, तो साथ ही विरासत को थामे रहने की उदासी में भी लोक धुनों और लोक गीतों को गुनगुनाने और राह खोजने वाली जीवटता भी थी। आज भी फणीश्वरनाथ रेणु को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, केवल संगोष्ठियों में नहीं। आज रेणु हमारे भारत के हर गांव के रेसे में रचे बसे हुए हैं। तो एक बार फिर से हमें उनके साहित्यिक गांव में आंगन तलाशने की जरूरत है, क्योंकि हम आप सब कंक्रीट के शहर में बसते हैं, जहां संगमरमरी आंगन है जिसमें फिसलने का चांस होता है। तो आज हम साहित्य की उस आंगन को तलाशें जिस आंगन को फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में उकेरा है। संवेदना को, उस वेदना को, उस लोक गंध को, नाद को, हर चीज को आज हमें एक बार पहचानने की जरूरत है, और फणीश्वरनाथ रेणु पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। धन्यवाद।